Hey guys, welcome back my YouTube channel and in this video I will share class 10th मैथ वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, इस वन शॉर्ट में मैं आपको स्पेशली उन टॉपिक्स को कवर करा रहा हूँ जहाँ से PYQ या फिर आप सैम्पल पेपर देखेंगे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, उन सभी का यहाँ पर वन शॉट आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये क्लास तकरीबन 1 घंटे की रहने वाली। सो आपको क्या करना है, अभी कॉपी पेन किताब जो भी आपके पास है लेकर बैठ जाना है और इस 1 घंटे में तकरीबन मैं आपके 50+ मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, मान के चलो आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी 50+ का स्कोर आप करोगे। अगर आप एवरेज हो तो 80+ डेफिनेटली आप कर जाओगे। ठीक है, और अगर आपका ड्रीम्स 90+ है, टॉप करने का है, तो फिर मस्ट वॉच आपके लिए ये मैं कहूँगा। ठीक है, एंड आपको पेशेंस बनाए रखना है और लास्ट तक इस वीडियो को आपको वॉच करनी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और ये क्लास 10th के सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले 2026 में। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये मैराथन क्लास आप ये मान के चलो रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस की मैं हिंट दूंगा, प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अब वो भी देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बार आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एंड 404 का HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो देखो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि आप इनके फैक्टर कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, एंड इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, LCM × HCF, और जो दो संख्याएं दी जाती हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, यही होता है ना फार्मूला, LCM एंड HCF का मल्टीप्लाई, एंड जो यहाँ पर दोनों संख्याएं दी जाती हैं उनका गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। यही फार्मूला मैंने बताया। तो इस फार्मूले से आप लास्ट में अपने आंसर की जांच कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले फैक्टर करिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप LCM एंड HCF फाइंड आउट करिएगा, एंड देन आप इस फार्मूले को अप्लाई करके अपने आंसर की जांच कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देख सकते हो तो कैसे किया गया है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले 96 की ये फैक्टर करें इन्होंने, ठीक है, एंड 404 के फैक्टर करें, देन आपको ये मिला। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, देखो LCM जब भी आप निकाल रहे होते तो LCM और HCF का मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपके पास यहाँ पर HCF आ चुका है। HCF कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, कितना आया, 4 आया, तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया और दोनों संख्याएं लिख दी, और इक्वल में आपके पास LCM है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 96 और 96 करके आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए VIP है। ठीक है, और जिनको भी मैं VIP या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह देता हूँ आप उसको मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 से जो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए वो यही है कि अभाज्य गुणनखंडों के फैक्टर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ दिए गए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें से भी अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन और ये पहला वाला, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड तो करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले से आपको वेरीफाई करना है, जैसा कि मैंने अभी यही फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल वो इक्वल होता है HCF और LCM के। ठीक है, वो HCF और LCM उन दोनों संख्याओं का ही होगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है। क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि A × B इक्वल होगा LCM एंड HCF के। तो LCM और HCF कैसे निकालना ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले दोनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करने, कॉमन बनाना है, कॉमन जो आएगा वो HCF होगा, और बाकी जो सिंगल डिजिट एक एक बार आ रहे हैं उनको लिखना है, जो कॉमन मिल रहा है उनको एक बार लिखना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM मिल जाएगा। तो इस तरीके से LCM और HCF आप निकाल सकते हो, या फिर आपको कोई जो तरीका आता है उससे आप LCM और HCF निकालो और लास्ट में दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, वेरीफाई कर लो। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ मैं आपको वही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो डायरेक्ट काफ़ी बार आपके पेपर पैटर्न में देखने को मिला है। इवन जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर मैं शायद रिकॉल कर पा रहा हूँ तो शायद मेरे भी पेपर में आया था। ठीक है, HCF यहाँ पर दिया गया है 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। LCM आपको निकालना है और दोनों संख्याएं जबकि यहाँ पर दी गई हैं।
यानी कि दो चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ आपको निकालनी है। कहने का मतलब है ए की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई, वो कितनी है 306, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई कितनी है 657, और HCF आपके पास दे दिया गया है कितना है, HCF कितना है यहाँ पर 9 है। देन आप LCM नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना उसी फार्मूले से। कौन से फार्मूले से, देखो भाई यहाँ पर दोनों संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है। अब करना क्या है, स्पेशली A क्रॉस B का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है, इक्वल में HCF और LCM का मल्टीप्लाई होता है, तो HCF आपके पास 9 है और LCM मल्टीप्लाई में रखना है। आपको LCM निकालना है तो LCM को उधर ही रखो, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब देखो 306 और 657 मल्टीप्लाई कर रहे थे, इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और 9 उधर मल्टीप्लाई कर रहा था। देन अभी क्या करेगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आप इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेना एंड लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर ले तो देन आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है, आपको फाइनल आंसर तक जाना है, ठीक है। इतने में भी आपको नंबर मिलेंगे। हालांकि जैसे 2 नंबर में है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने नंबर काटने से बचना है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले, ऐसा कुछ प्रयास करना है अपनी तरफ से। बाकी लास्ट में आपको थोड़ा सा इसको स्किप भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट होता है और इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या बोला गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो वहीं रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का आपको LCM निकालना है एंड आपका अप्रॉक्स में आंसर शायद 36 आएगा, ठीक है, हाँ 36, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 18 और 12 का LCM निकालना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, VIP मैं इसको मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आपको एक बार कर लेना है, ठीक है, VIP कर देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप देखते हैं कि जैसे √3 √5 इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी बार पूछा गया एंड आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस भी कराई है। क्या करना है, पहले आप इसके अपोजिट आपको मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, देन √2 जब अगर परिमेय संख्या है तो A/B के इक्वल में इक्वल हो जाएगा, है ना, A/B के इक्वल में हो जाएगा। देन आप इसका स्क्वायर कर लेना, व्यवस्थित कर लेना एंड लास्ट में इसमें थोड़ी सी आपको लिखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जिस पैटर्न पे यहाँ पे लिखा गया है बस ऐसे आपको लिखना है एंड लास्ट में आपको बोल देना है जो आपने किया है वो इसका अपोजिट मिला है एंड ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी आप स्किप नहीं कर सकते, आप इसकी थोड़ी सी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, देन आपको ये आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया है 4 नंबर में, ठीक है, तो ये 4 नंबर आपको दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आप थोड़ी सी उनकी खुद से प्रैक्टिस कर लेना। एंड अब हम फॉरवर्ड करते हैं चैप्टर नंबर 2, और यहाँ पर जैसा कि बहुपद है, पॉलिनोमियल है, आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने और शून्यकों के गुणांकों के बीच आपको उनकी सत्यता ज्ञात करनी है कि क्या जो आपने फाइंड आउट किया वो सही है या नहीं। देखो अब सबसे पहले करना क्या है, इसके फैक्टर करने। अब फैक्टर करने का मतलब क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। तो हमने आपको पहले क्या बताया था, लास्ट का डिजिट जिसके साथ कोई भी XYZ नहीं लिखा है यानी कि 8, और सबसे बड़ी पावर यानी कि जिसकी पावर 2 होगी उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं, तो 8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 8 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और माइनस करें। देखो यहाँ पर 8 के ठीक पहले जो साइन होता है उसी के हिसाब से देखेंगे, प्लस करना है या माइनस करना है। तो माइनस है तो माइनस, देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 8 के फैक्टर क्या मिलेंगे, देखो ये 8 के फैक्टर मिलेंगे हमको भाई साहब, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 4 और 2 यही मिलेगा ना। अब देखो 4 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 4 और 2 ऐसे फैक्टर होंगे जिनको अगर हम यहाँ पे रखें देन हमारा क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x²
और -2 की जगह पे ले सकते हैं 4 माइनस का 2 और यहाँ पर x माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको हिंट मिल गई ना कैसे करेंगे। बस अब आपको करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्स स्क्वायर -4 मिलेगा, फिर माइनस का 2x माइनस का 8 मिलेगा। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी, x की दो वैल्यू मिलेंगी। याद आ रहा है ना। हाँ, तो x की पहली वैल्यू 1 होगी और फिर x की दूसरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इनको अल्फ़ा और बीटा मानना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा मानने के बाद क्या करना पड़ता है, याद आ रहा है ना। ये रहे वो दो फार्मूले जिनमें आपको अप्लाई करना होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a। यहाँ से आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, जिससे आप अपने आंसर की जांच करते, वेरीफाई करते हैं कि जो आपको आंसर मिला है क्या वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, देखो ये वाला। ठीक है, दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 1.1। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन VIP, कम से कम एक एक क्वेश्चन करके ही जाना मेरे भाई। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है इनमें से, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता रहेगा देन आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ओके, अब जैसे 1/4 और माइनस का 1 दे दिया गया, अब इसको कैसे करेंगे, क्या बोला गया, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल दिया गया। शून्यकों का योग दिया गया मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पहला नंबर दिया गया तो वो हो जाएगा 1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया गया -1। क्लियर है कि नहीं। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है बहुपद ज्ञात करने के लिए। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और इसके ठीक बाहर एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है ना, याद आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जहाँ पे क्या रखेंगे 1/4, तो यहाँ पे रखते हैं 1/4 और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, चूँकि माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस में आएगा। अब देखो इतना स्किप कर सकते हो, इतना आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी करेक्ट आंसर, मतलब ऐसा आंसर चाहते हो जिससे आप संतुष्ट हो जाओ, तो उसके लिए करना क्या, देखो इसके डिवाइड में 1 है, 1 के डिवाइड में 1 और एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 1, जबकि बीच में 1/4 लिखा है, तो एलसीएम लोगे तो हर जगह 4 बनाने के लिए सब जगह पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई और यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई, और बीच में -1 रहेगा, माइनस का 4, और यहाँ पर इक्वल में क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पर इक्वल में 0 रहता है और इक्वल में 0 आ जाएगा। तो ये आपका एक फाइनल आंसर निकल के आएगा जो बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आप यहाँ पे छोड़ के आओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ज़्यादा बेटर करना चाहते हो तो लास्ट तक आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चैप्टर 3 की ओर फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अनुपातों के रिलेशन से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर जैसे अनुपात कौन कौन से होते हैं, जैसे A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे केस में जो रेखाएं होती वो क्या कर रही होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही होती है। एंड यहाँ पर आपके पास अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक हल होता है, यूनिक हल होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर सारे अनुपात इक्वल है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सभी इक्वल है। एंड ऐसे केस में रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके आगे देखो भाई, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 के इज नॉट इक्वल है, यानी कि ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और आपके पास कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि संगत असंगत क्या होगा। तो देखो पहले और दूसरे क्या होते हैं, संगत होते हैं, और जो समांतर की बात होती है वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा कि ये संगत कब होगा, असंगत कब होगा। तो देखो प्रतिच्छेद के केस में संगत होगा, संपाती के केस में संगत होगा, और समांतर के केस में असंगत होगा। ठीक है, लास्ट वाला असंगत रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए। ठीक है, देखो बीजगणित में मैंने आपको काफ़ी बार इक्वेशन बनाना सिखाया, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करी हैं। ठीक है, ऑफलाइन में तो खैर पढ़ते ही हैं बच्चे, लेकिन ऑनलाइन में मैंने क्लासेस कम प्रोवाइड करी। लेकिन आपको लगता है देन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रयास और कर सकता हूँ कि मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँ और आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना है। अब यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट दूंगा, बाकी आपको खुद से ही करना है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने अभी संगत और असंगत के केस में बताया था, अब यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन दे दी गई, x + y = 5, 2x + 2y = 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली इक्वेशन से A1
ठीक है, B1 और C1 मिलेगा। दूसरी इक्वेशन से आपको A2 B2 एंड C2 मिलेगा। इन दोनों का अनुपात देखना है। जैसे पहला दूसरा इक्वल है तो क्या हो जाएगा, A1/A2, पहला दूसरा इक्वल है, तीसरा भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं हो जाएंगी और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो क्या है, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल या एक हल या फिर यूनिक हल होंगे। और A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 इज नॉट इक्वल है, देन आप बोल सकते हो ये कैसा समांतर रेखा है और यहाँ पर आपका जो केस बनेगा वो असंगत का होगा और यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने जैसे कि अभी अनुपात आपको बताए थे, ये आपको याद कर लेना है। अगर ये याद रहेंगे देन तभी आपसे ये चैप्टर अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस टेबल को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि यही वो बेस है जिसपे आपको मिनिमम से मिनिमम 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अब संगत असंगत से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसको अब मैं VIP करके मान के चल रहा हूँ और ये डिपेंड करेगा वो सामने वाली टेबल जो मैंने अभी आपको कराई थी। अभी मैंने आपको उसके बारे में कुछ छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो आप कर सकते हो। अब 5वां क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भाई VIP तो करना बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अर्ध परिमाप ये दिया गया है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। अब देखो आयताकार है तो सीधी सी बात है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, क्लियर है कि नहीं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। अब क्या बोला गया है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई जो है, चौड़ाई मान लेते हैं अगर x है तो चौड़ाई से ये कितनी है, 4 अधिक है, ठीक है। तो x+4 हो गया, क्लियर है कि नहीं। लंबाई देखो x+4 है वो x है, क्लियर। अब इसका अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो देखो भाई आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, चूंकि अर्ध परिमाप है यानी कि आधा, तो x+4 करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो x और x 2x हो जाएगा और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस करेगा, 36 में से 4 जाएगा तो 32 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 16, तो एक 16 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। और लंबाई की बात करेंगे तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। हो सकता है यहाँ पर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो कि हमने x+4 कैसे रखा। तो इस चीज़ को समझने से पहले आप ये समझिए, देखो इसने बोला था कि एक आयत है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया। अब आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने क्या किया, लंबाई जो थी वो मान लिया x है और चौड़ाई भी x मान लिया। क्योंकि इसने मेंशन करा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 अधिक लंबाई ही होगी। आपको पता है लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो यानी कि x+4 हमने कर दिया। क्योंकि परिमाप आयत का होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो वहाँ पर बोला गया अर्ध परिमाप, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई था। अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई थी x और लंबाई थी x+4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अर्ध परिमाप के इक्वल करेंगे 36 के, तो x 2x हो जाएगा इक्वल में, जो 4 उसमें से घटाएंगे 32 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखो ये चौड़ाई हमारे पास 16 हो गई और लंबाई हमारे पास 20 हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएंगी, इसकी विमाएँ हो जाएंगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको देखना है कि इक्वेशन के हिसाब से उनके अनुपातों को देखना है, निकालना है और आपको बताना है। ज्यामितीय निरूपण आपको ही करना है, ठीक है। यह समांतर कब होंगे, संपाती कब होंगी, प्रतिच्छेद कब करेंगे, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उतना खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अब क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है मेरे भाई। इन 6 क्वेश्चंस में से मैं तो यही कहूँगा 6 के 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट VIP आप कर लो इसको, मोस्ट VIP। 6 में से जैसे आपके 7 सेट बनते हैं, ठीक है। आपने अनसॉल्ड लेगी, उस अनसॉल्ड खरीदी होगी तो उसमें भी कितने सेट होते हैं, 7 सेट, और ये क्वेश्चन कितने हैं, 6। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन इस 7 सेट में किसी ना किसी में निश्चित तौर पर होंगे। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या मान लो y है। अब बोला गया दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y इज इक्वल टू 26। पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं। उसके बाद बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x थी, दूसरी संख्या y है, तो क्या बोला गया एक संख्या जो ये पहली संख्या थी
ये दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसको 3 गुनी करेंगे, ठीक है, इक्वल में रख रहे हैं। याद आया ना कैसे इक्वेशन बनाते हैं, जिसको बोला जाए उसको ना करो क्योंकि इक्वल में रख रहे हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है 3y, तो इसमें रख दो प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर है कि नहीं? आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि सीखी है कि नहीं? इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों विधियाँ। प्रतिस्थापन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वज्र गुणनखंड विधि से बहुत कम रेयर केसेस में पूछ लिया जाता है, और आएगा तो सीधा 6 नंबर में, ठीक है ना, सीधा 6 नंबर में। तो ऐसा नहीं उसको स्किप करना है, ठीक है। 0.01% ऐसा केस बन जाता है कि वज्र गुणनखंड विधि आ जाती है, और जब आएगी तो सीधा 6 नंबर लेके जाएगी। अगर आपने तैयार कर ली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हिंट इतनी दे दी तो आप आगे कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक कोण किसे कहते हैं बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही सभी को करना है। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन आपको बनानी पड़ती है। क्या बोला गया है? क्रिकेट टीम में 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी गई, ठीक है। तो पहले क्या मानना है? बल्ले का गेंद मानना है x, और गेंद का मूल्य मानना है क्या? y। अब इसके हिसाब से 7x हो जाएगा, ये 6y, इन दोनों को टोटल करेंगे, 3800 के इक्वल करेंगे। याद आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। मैंने हिंट आपको दे दी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक बल्ले का प्राइस x रुपये, 6 गेंद का प्राइस y रुपये, देन 7 बल्ले के लिए क्या हो जाएगा? 7x प्राइस, और 6 बल्ले के लिए 6y। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधा इधर जो नंबर दिया गया उसको देखो, बल्ला है तो x मान लो, और गेंद है तो y मान लो। पहले इक्वेशन में 7 और 6 है, तो 7x मानो और 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो उसके बाद देखो 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले पहले आ गया, x माना था, तो 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई। अब चाहे आप इसे विलोपन से सॉल्व करो या फिर प्रतिस्थापन से या वज्र गुणनखंड विधि से, जिससे भी आपको सूटेबल लगता है, एंड आप उसे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अगर आप भूलते हो तो इस तरीके से 7 6 आया तो 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। उसके बाद 3 और 5 आया तो 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको सॉल्व कर लेना है, अलग अलग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन आपका वही फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नियत किराया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है, वो यही है कि कोई एक भिन्न है, उसके अंश में ये जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, कैसे करना है। देखो सबसे पहले यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखो हिंट के बेस पर समझो। पहले मान लेते हैं वो भिन्न हमारे पास क्या होगी? x/y होगी। क्लियर है कि नहीं? अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ा जाता है और हर में भी 2 जोड़ा जाता है, तो वो कितना भिन्न बन जाती है? 9/11, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी कि नहीं। अब कैसे करना है सॉल्व? देखो भाई 11 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, y + 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद केस सेकेंड में देखो, ये तो केस 1 हो गया। अब केस सेकेंड क्या बोल रहा है? केस सेकंड बोला गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब भाई आपको क्या करना है? फिर से x/y लिखना है, और इन दोनों में अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। तो फिर से वही आपको ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है भाई? देखो अब आगे ट्राई क्या करना है आपको? देखो भाई ये इधर 6 डिवाइड कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई करेगा, y + 3 इधर डिवाइड कर रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? अभी फिर से सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, एंड आप दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिससे आपको लगता है सही आप उससे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन आप स्किप करके नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने अभी बताया ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप इनको स्किप कर ही नहीं सकते हो। कैसे करना है? देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है जैकब की आयु 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस तरीके की क्वेश्चन करने के लिए देखो भाई यहाँ पे हिंट देना और आपको समझा पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के समझने का प्रयास करें, देन आप बेहतर कर जाओगे। सबसे पहले देखो 5 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। जैसे अभी मान लेते करंट एज आपकी 20 साल है और मैंने कहा 5 साल पूर्व। 5 साल पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। तो 5 साल पूर्व आपकी एज कितनी होगी? अगर आप करेंट टाइम में अभी 20 साल के हो तो 5 साल पहले आप कितने साल के होगे? 15 साल के।
क्लियर है कि नहीं। और 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, यानी कि बाद यानी कि पश्चात, तो 5 साल बाद आप 25 साल के होगे। तो जब भी पूर्व की बात आए तो घटाओ और जब बाद की बात आए तो आप प्लस करो। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों में इंपॉर्टेंट है कि आपको करेंट एज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आपको करेंट एज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको करंट एज नहीं पता है तो घटाओगे किस में, जोड़ोगे किस में, और आपको ओवरऑल क्या एज करेक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसी बेस पर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो अभी मान लेते हैं ये जैकब है और ये उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, पी से मान लेते हैं। तो जैकब अगर अभी x साल का है तो उसका पुत्र y साल का होगा। क्लियर है कि नहीं। अब क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, पहले बोला गया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद अभी x का है तो 5 वर्ष बाद x + 5 और ये हो जाएगा y + 5। क्लियर है कि नहीं। अब दोनों के बीच एक ऐसे ब्रैकेट लगा दो, छोटा ब्रैकेट, और कर दो इक्वल। क्योंकि आपको पता है बाप और बेटी की एज कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे बोला गया है पुत्र की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि जैकब जो कि x है तो ये 3 गुना हो ही नहीं सकता। सॉरी, ये 3 गुना होगा, लेकिन इक्वल में रखते हैं तो बेटे की आयु को 3 गुना कर देंगे। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना और इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि अभी x थी तो x - 5 हो जाएगा अगले स्टेप में, और यहाँ पर हो जाएगा y - 5, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल में। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब जो था अपने पुत्र से कितने गुना हो गया, 7 गुना। तो 7 गुना जैकब तो होगा, चूंकि इक्वल में रख रहे हैं तो बेटे को इक्वल करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं अगर ये 35 साल का है तो ये 5 साल का होगा, और 5 ही रखेंगे तो इक्वल कैसे होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो इक्वल में ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए ये लाइक्स मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, आपको ये करेक्ट नहीं मानना है, ये करेक्ट मानना है। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन अब बनाई है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा एंड आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से आंसर आ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर वैसे एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप फिर से आप इसको ट्राई करिएगा। आयु से रिलेटेड आ गया, दोनों क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं करके आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप जब पेपर दे के आना तो मेरी एक वीडियो यही वाली फिर से चालू कर लेना। ठीक है, आप करेंगे नहीं अलग बात है, हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो तब भी ना कर सकते हैं, आपका पेपर ख़राब हो गया तभी कहोगे यार अब क्या ही देखें, कुछ हो थोड़ी सकता है। लेकिन आपको जो आपने मुझ पर विश्वास किया था वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लाइफ में विश्वास से बड़ा क्या कुछ हो सकता है। आपने किसी पे विश्वास किया और उसने आपके विश्वास को तोड़ दिया तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, तो आप उस विश्वास को चेक करने के लिए आ सकते हो बाद में। ठीक है, आप ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप फिर से करिएगा और ये वाला, क्योंकि इस तरीके के मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अभी बताएं तो आपको ट्राई करना है और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, वीआईपी करके जाना है इसको। ठीक है, वीआईपी। अब देखो ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या के लिए पहले आपको मानना है दहाई का अंक, तो दहाई का अंक मान लेते हैं x और इकाई का अंक मान लेते हैं y। तो संख्या क्या बनेगी यहाँ से, देखो दहाई में होते हैं 10 तो ये 10x हो गया, और इकाई में 1 होता है तो ये y हो गया, तो 10x + y। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया भाई, तो ये देखो ऐसे हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 35 लिखा है, तो दहाई का अंक क्या है 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 10 की मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, प्लस और इकाई में होता है 1 तो 5 × 5 तो 35 हो गया कि नहीं। तो जैसे हमने ये लिखा है 30 + 5 वैसे ही हमने 10x + y लिखा है। अब आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे देखो भाई, बोला गया उसके अंकों का योग, यानी कि x + y = कितना हो जाएगा 9। यही तो है इकाई और दहाई के अंक। ठीक है, उसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो भाई इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो भाई संख्या पलटोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जैसे 35 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा 53, तो ये बड़ी हो जाएगी कि नहीं। तो जो बड़ी पहले आपको लग रही थी वो अभी छोटी हो जाएगी। तो अब करना क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या हमारे पास क्या थी 10x + y, ये संख्या थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x + y = अंकों को पलटेंगे तो y x की जगह पे y हो जाएगा, यहाँ पे देखो x की जगह पे y और जहाँ पे y है वहाँ पे x, तो अगली संख्या क्या होगी 10y + x। ठीक है, यही होगी ना, पहली देखो 10x + y थी, दूसरी हो जाएगी 10y + x, क्योंकि अंक पलट दिए गए तो इकाई दहाई में कन्वर्ट हो गया, दहाई इकाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आ गया 10y + x। अब क्या है कि पहली संख्या 9 गुना है, ठीक है, और दूसरी संख्या 2 गुना है। ठीक है,
तो इसको कर देंगे 2 गुना और इसको कर देंगे 9 गुना, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 10x प्लस वाई, इसको 9 गुना करना है और इक्वल में 10y प्लस एक्स, इसको 2 गुना करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 5th वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कराने में थोड़ा सा असमर्थ है, आप इसको ट्राई करिएगा। आसानी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि कठिन है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आपने सीखी है, तो एक बार फिर से अच्छे से ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ये नहीं कहेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, विलोपन विधि से सॉल्व करो, लेकिन इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपको ये विधियाँ अगर नहीं आ रही होंगी तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये भाई अच्छे से कर लेना। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी ये अनुपात बताए थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कैसे युग्म बनेंगे, संगत युग्म बनेंगे। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, देन युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। और ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं और इसके लिए कोई हल नहीं होते, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर सभी अनुपात इक्वल हैं, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, संगत होगा। और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसके लिए क्या होता है, यूनिक हल होते हैं और ये भी क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 आ गया, यहाँ पर द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया गया, द्विघात समीकरण की जांच करनी, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है और मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो मतलब द्विघात समीकरण है। क्लियर है। आगे अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे के जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रहा ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। और उसके बाद आप देखें, उसके बाद ये पहला वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये दूसरा वाला भी और ये तीसरा वाला भी। इवन 4th में स्किप नहीं करना चाह रहा, लेकिन चलो आप उसको स्किप कर सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया, एक आयताकार भूखंड है और जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है, लंबाई चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। ये रहा हमारे पास भूखंड, ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई में जो अनुपात दिया गया है इसका रेशियो आपको निकालना है एंड मल्टीप्लाई कराना है। आयत का फार्मूला क्या होता है एरिया के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आप उसे इसे ट्राई कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x अगर आप मानोगे तो दूसरा x+1 हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और इक्वल में 306 रख दो, बस आ जाएगा, ठीक है। x और x+1 की मल्टीप्लाई इक्वल में 306, बस हो जाएगा, ठीक है। रोहन की माँ उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ऐसा रिलेटेड आप कर सकते हो। उसके बाद ये वाला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी 8 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर कम होती है, तो उससे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप उसे ट्राई करिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बट इससे ये आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपका एडिशनल दिमाग चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा आपको इनके मूल ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, विविध कर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। डी इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये देखो लिखा है कि नहीं, b² - 4ac, ठीक है। ये विविध कर फाइंड आउट करने के लिए ही है। और यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिनको आप पढ़िए एक बार। पहला बोला गया है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य कब होंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब 0 से बड़ी होने का मतलब क्या, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि आपने b² - 4ac फाइंड आउट करा और उसकी वैल्यू अगर 1, 2, 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं। और अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, देन आपको दो बराबर वास्तविक मूल्य मिलेंगे। और अगर वो b² - 4ac से छोटा आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही, जैसे निगेटिव में कुछ आ रहा है -1 -2, देन उसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अब इनका यूजेस कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b की जगह पे माइनस का 3 है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और c की जगह पे माइनस का 10 रहा, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाल रहे हो आप? विविध कर, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो भाई b की जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस है 4 रखते हैं, a की जगह पे 1 रखते हैं और c की जगह पे माइनस का 10 रखते हैं, ठीक है। तो 9 माइनस, देखो माइनस का 10 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 10 जा 40, तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो 49 क्या है? 0 से बड़ा है, और जो 0 से बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए क्या होते हैं? दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। तो 49 आया, तो इसके लिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो असमान मूल मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? माइनस और बी प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है ना फार्मूला x के लिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, उसकी जगह पे 49 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी पी सकते हो, ठीक है, कॉपी पेन रख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ खा सकते हो, फिर से आप क्लास को चालू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूस देखना है, आपका मन भी नहीं लग रहा और आप बैठे हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ने बैठो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, जैसे भुने हुए चने रख सकते हो, मूंगफली रख सकते हो, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो ऐसे क्या रहेगा, आप पढ़ने में आपका मन भी लगता रहेगा और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखने में भी हेल्प होगी, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। अब भाई ऐसी दो संख्याएं कैसे फाइंड आउट करोगे? तो करना क्या है? तो देखो मान लेते हैं वो दो संख्या, पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब क्या बोला गया? जिनका योग यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, पहली इक्वेशन बन गई। और इनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब चाहे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना चाहें तो उससे कर सकते हो, या फिर विलोपन विधि से कर सकते हो। क्योंकि ये विलोपन विधि से होगी नहीं और वज्र गुणनखंड विधि से भी नहीं होगी, ये होगी तो सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही। देखो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई, उसने बोला तो नहीं है लेकिन प्रतिस्थापन विधि ही लगेगी भाई। और अगर आपको नहीं आ रही होगी तो आपके 4 नंबर गए, और अगर आपका सपना है 90 प्लस का तो भाई वो तो काफ़ी दूर चला जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर आपकी कैलकुलेशन में कहीं पे आप गंदा करोगे, कुछ क्वेश्चन में आप कुछ मिसिंग करोगे तो उसके तो कटेंगे। तो ये मान के चलो, अगर आपका ड्रीम अच्छा है तो थोड़ी सी मेहनत भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करिए जिनका वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो दो धनात्मक, पहले x मान लो, दूसरा x प्लस 1 मान लो, इन दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, और ऐड कर लो, इक्वल में 365 कर दो, ठीक है, बस सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। अब क्या बोला गया? एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई और आधार दे दिया गया है, तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। देखो कर्ण 13 हो जाएगा, आधार 7 हो गया, तो ये कितनी होगी आपको खुद ही से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें करा दिए मैंने, और थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि ये है 5th वाला, ठीक है, आप ट्राई करिएगा। और तो बाकी सेम ही है, ठीक है। 3rd वाला भी ठीक ही ठाक है, ट्राई कर लेना। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5th की तरफ, समांतर श्रेणी एपी, ठीक है। अच्छा है, अब इसमें देखो दूसरे के ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए एमसीक्यू में। अब तो आपके 20 नंबर में एमसीक्यू ही आएंगे, ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर एपी दे दी गई है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है 30वां पद, ठीक है। तो ए भी है और एन भी है, आपके पास डी भी है। डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी कि देखो ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ए की जगह पे क्या रख सकते हो? ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, 10 है भाई, मिस्टेक हो गया। ए इज इक्वल टू 10, और डी की जगह पे क्या लिखोगे? 7 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो 7 में से 10 घटेगा नहीं, लेकिन घटाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, माइनस में मिलेगा, तो डी की जगह पे -3 हो गया। और 30वां पद यानी कि n इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो हमारे पास ए क्या है? 10 है, ठीक है। n की जगह पे कितना है? 30 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में से 1 भी घटाएंगे तो 29 और
29 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 8 माइनस का, ठीक है, 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 मिलेगा, यानी कि माइनस का 77। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो और ऑप्शन सी आपको -77 वहाँ पे दिखता है तो एग्जाम में आपको करना भी नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठा के वहाँ पे छाप दिए जाते हैं। अगर आप ऐसे याद भी रख सकते हो तब भी अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पर खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, वरना मैं डायरेक्ट आपको बता देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया समांतर श्रेणी का योग आपको निकालना है। अब योग के लिए देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में 4 नंबर में, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो स्पेशली यहाँ पर देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। आप सभी ने आई होप पढ़ा होगा, और अगर आपको अभी भी नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ फार्मूले, चलो ठीक है, फिर भी नहीं आपको याद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मैं भी हुआ था, ठीक है। इतनी मैंने मेहनत करी थी कि मैं 90+ स्कोर कर सकता था, लेकिन भाई कितने मार्क्स आए थे, 75, ठीक है। बताने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, 75 भी बुरे नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में मार्क्स कभी भी आपको लाइफ में बहुत आगे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लोगों की एक पर्सनैलिटी, वो एक तरीके से एक चीज़ होती है, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी बनती है कि हाँ 75 तो हाँ ठीक ठाक है हुआ, उसके बाद 95 बच्चे ने मेहनत करी है, 33 पढ़ता नहीं होगा, आवारागर्दी करता होगा। तो एक पर्सनालिटी आपकी जो डेवलप हो रही होती है, लोगों की मानसिकता है कि आपके नंबर से आपको जज करने की, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपको खुद पे भरोसा है, आप खुद पे यकीन रखते हैं, आप खुद में ईमानदार हैं, आप खुद में ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की हमेशा मदद करना चाहते हैं, देन आपका व्यक्तित्व ही डिफाइन करेगा कि आप जीवन में कितना आगे जाएंगे। आपके मार्क्स कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालते हैं आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो भाई, यहाँ पर समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए आपके पास मान लेते हैं 2 दिया गया है कि नहीं, इस इक्वेशन से देखते हैं। डी कैसे निकालेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, यानी कि A2 - 7 होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के तो 5 मिल गया। एन आपके पास कितने, n पदों तक, यानी कि n = 10 हो गया। आपको अब चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, n भी है, d भी है ना, a भी है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वही SN वाला। SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a लिखेंगे प्लस n-1 इंटू में d, बस, ठीक है, आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। ट्राई कर लेना क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर भी मैं कोई अगर क्वेश्चन आपको सजेस्ट करना चाहूँगा तो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूँगा, पहला दूसरा आप करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है SN के एक ही फार्मूला होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो SN के और भी कुछ फार्मूले होते हैं। SN = जैसे n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l होता है, एक ये फार्मूला होता है, और दूसरा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a1 वही होता है प्लस, और यहाँ पर an लिख दिया जाता है। an और al, सॉरी, ठीक है, an और l दोनों ही क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण साबित होने वाले हैं, बट ये डिपेंड करता है क्या इन दोनों के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें दी गई हैं जो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि a और n होना चाहिए, साथ साथ l है तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन l नहीं है तो an होना चाहिए, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, बस आप इस पैटर्न पे कर सकते हो। आगे ये 5th वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, एंड अभी आप आगे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद मैं लगभग हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, कुछ हिंट दे रहा हूँ, एंड मैं कुछ आपको भी दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको 1 घंटे देना है, क्योंकि ये 1 घंटे आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। अब चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त होते, अब भाई सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होंगे या फिर समरूप होंगे। देखो भाई एक वृत्त ये रहा हमारे पास और दूसरा वृत्त ये रहा, अब बताओ ये सर्वांगसम होगा या समरूप। अब कहोगे भैया क्या पूछ रहे हैं आप, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। अब दोनों की रेडियस में कुछ डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। सर्वांगसम के लिए उसके अंग समान होने चाहिए, यानी कि उसकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेडियस अगर 2 है तो यहाँ पर रेडियस क्या होगी, 4 होगी या 5 होगी, तो रेडियस तो इक्वल है नहीं। सर्वांगसम यानी कि सारे अंग समान, जैसे मेरे हाथ की लंबाई अगर
10 सेंटीमीटर है, तो आपके भी हाथ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कोई ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, तो समरूप होने के लिए एक जैसा दिखना चाहिए, लेकिन उसके साइज के लिए कोई भी बात नहीं करेंगे कि आपका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आइडिया लग गया ना? तो दूसरा होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप या सर्वांग सम? फिर से वैसे ही क्वेश्चन। तो एक वर्ग भाई साहब हमारे पास ये रहा, ठीक है, और दूसरा वर्ग हमारे पास ये रहा। तो बताओ भाई ये समरूप होगा या सर्वांग सम? देखने में एक जैसा है, लेकिन लंबाई तो आगे पीछे हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, ये भी समरूप होगा। उसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप कौन से होंगे? समबाहु त्रिभुज। समरूप देखने में एक जैसे होंगे, वो त्रिभुज कौन से होंगे? समरूप। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या है? समरूप है। ठीक है, इनकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और इन तीनों को अगर टोटल निकालेंगे तो 180 ही निकलेगा, और हर एक एंगल 60 डिग्री का ही होगा। तो सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। 6.2 से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहला ही क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। और कैसे करेंगे? यहाँ पर AC और AD निकालना है। तो यहाँ पर AD और AD का रेशियो निकालना है, फिर इसका रेशियो, फिर इसका रेशियो, और इसका रेशियो। यानी कि आपको करना क्या है? देखो यहाँ पर AD छोटा वृत्त देखना है, और दूसरा वृत्त बोल दिया, ठीक है, ट्राइंगल देखना है। तो यहाँ पर करेंगे कैसे? देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको अनुपात निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे भाई? देखो पहले में निकालना पड़ेगा AD। ठीक है, ये दोनों क्या है? समरूप दे दिए गए हैं। ठीक है, तो AD अपॉन में BD होगा, इक्वल होगा AE अपॉन में पहला वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ABCD। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? मुझे भी दिख नहीं रहा, C। ठीक है, तो यहाँ पर पहले AD लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे BD। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे AE और CE। ठीक है, अब देखो पहला भाई यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी? 1.5 है, डिवाइड में BD कितना है? 3 है। AE यहाँ पे 1 है, और CE हमको फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे चूँकि 3 डिवाइड कर रहा है, तो अगले स्टेप में ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 1 जा 3, और CE इधर डिवाइड कर रहा है, तो अगले स्टेप में इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो CE इज इक्वल टू, देखो तो ये 3 इधर गया, 3 1 जा 3, और ये 1.5 अब CE के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो अगले स्टेप में डिवाइड करेगा। तो देखो डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे कि नहीं? अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि CE की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। इवन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, थोड़ा देखो यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देन आपको करना कैसे, आप ये समझो। यहाँ पर जो AD दिया गया है, इसका रेशियो डिवाइड बाय BD का रेशियो, फिर AE का रेशियो, फिर डिवाइड बाय CE का रेशियो। ठीक है, ये जो दो रेखा है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है ना, इसलिए ये एक छोटा वाला त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज, यानी कि छोटे बड़े त्रिभुजों का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। आगे देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। थर्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिना ट्राई किए हुए नहीं जाना है। एंड देखो उसके बाद ये 7 और 8 में से कोई एक थ्योरम काफ़ी बार रिपीटेड है, थोड़ा सा आप ट्राई कर लेना। NCERT बुक्स में वहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 96 पे आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये आपको करके जाना है। उसके बाद 9 में देखो, समलंब त्रिभुज से रिलेटेड A और BO एंड इक्वल CO और DO दिखाना है, थोड़ा सा ट्राई करना है। ये देखो 7 8 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखो ये जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको और करके भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कोई वज्र गुणनखंड विधि दे दी जाए, या फिर कोई बड़ी इक्वेशन दे दी जाए, और वहाँ पर आपको x और y के कुछ सोल्यूशन पूछ लिए जाएँ किस प्रकार होंगे, तो वो भी एक अलग पोर्शन हो सकता है। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमको OAB निकालना है। क्या निकालना है? OAB। ठीक है, OAB यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो भाई करेंगे कैसे? देखो ये यहाँ पर 125 दिया गया है कि नहीं? क्योंकि ये क्या है? एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बनने वाले इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 होगा। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो ये 165 आएगा। कितना आएगा भाई?
55 सॉरी, ठीक है 155 आ गया, 70 इसमें ऐड करेंगे तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो भाई कैसे करेंगे, ठीक है आप सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो अभी आप करना ट्राई, ठीक है क्योंकि देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है अपोजिट वर्टिकल एंगल हो गया, ये अपोजिट वर्टिकल एंगल, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, ठीक है अभी ओरली मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसका बेस उठा के, इसका पैटर्न उठा के क्वेश्चन वहाँ पे चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया 7.1 एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है क्या बोला गया युग्मों के बीच की दूरियां आपसे पूछा गया और कैसे निकालेंगे आप। तो देखो भाई इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है बीच की दूरी के लिए, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे भैया वो तो बात ठीक है, x2 की जगह पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे 2 3 लिखा है तो पहला x होगा y होगा, फिर 4 और y लिखा है तो x और y होगा, पहला 1 1 होगा फिर 2 2 होगा, आ गया समझ में, ठीक है। तो x2 यानी कि दूसरा वाला यानी कि 4 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लगाओ y2 यानी कि ये दूसरा वाला यानी कि 1 माइनस 3 करेंगे तो 1 माइनस 3 में से तो माइनस का 2 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ गया तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2, तो यही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से बीच की दूरी आपको निकालनी होती है। और वैसे भी अगर काफ़ी बार आप देखें तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, वो ये है कि a और b माइनस a माइनस बी, ठीक है ये थोड़ा सा वीआईपी आप कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड ऑल ईयर, या फिर आप गोट मान सकते हो, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको बताने वाला हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको आप गोट भी बोलते हो शॉर्टकट में, ठीक है ऐसे क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिनिमम तो मिनिमम 4 नंबर, ठीक है 2 क्वेश्चन भी आ गए यानी कि 10 नंबर लेके चला गया ये चैप्टर, ठीक है। देखो भाई वो क्वेश्चन है भाई आपका जो कि आप भी गेस कर पा रहे होगे, वो दूसरा वाला क्वेश्चन भाई, ठीक है दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदु दे देंगे 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, या फिर क्वेश्चन इसी को चेंज कर सकता है कि मूल बिंदु से 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x y हो गया, फिर ये x और y हो गया, ये 1 1 ये 2 2, ठीक है तो x2 हो जाएगा 36, y2 हो जाएगा 15, x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा 0। फिर इसके फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है, x2 यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर सॉल्व करने पर आई होप शायद 39 आंसर आता है, ठीक है मुझे करेक्ट नहीं याद आ रहा है, शायद 39 आता है सॉल्व करने पर। तो डिस्टेंस इसकी कितनी आ जाएगी 39, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद काफ़ी बार ये मान के चलो कि 70 से 80% क्वेश्चन ये बनते हैं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं वो भाई वो भी आप देख लो एक बार। वो क्वेश्चन है 3rd से लेकर के ये 9 तक, ठीक है सारे क्वेश्चन। इनमें से मेरे भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप सारे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने सोचा हटाओ यार, हटाओ अगर आपने कहा तो एग्जामिनर भी यही कहेगा कि इनकी कॉपी हटाओ, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी बना के थोड़ा सा अभी आप अगर प्रॉब्लम को फेस करोगे देन रिजल्ट आपको फेस कर रहा होगा कि वाह भाई वाह आपकी कॉपी थी, आपने अच्छा करा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वाकई में मेहनत करी थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप मेहनत कर लो, ठीक है जो आपको गाइड कर रहा है ऐसा नहीं है कि फालतू में ही बता रहे हैं, ठीक है। आपसे बड़े आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में ठीक सोचते हैं, तो आपको उनकी बातों पर तब तक विश्वास करना है जब तक कि खुद आप उस योग्य ना हो जाएं, सोचने योग्य, आप तार्किक रूप से समझने ना लगें कि क्या सही है क्या गलत। तब तक आपको अपने बड़ों पर ध्यानपूर्वक पहली बात तो आपको सुननी चाहिए और फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा देखा है, आपसे ज़्यादा समझा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास योग्यता नहीं, आपके पास योग्यता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, बट अभी जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। अब देखो 3rd वाला क्या बोला गया कि बिंदु ये दिए गए हैं और आपको दिखाना है कि ये संरेख है। अब संरेख का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जो मैंने अभी खींची, ठीक है ये एक स्ट्रेट लाइन है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है।
अच्छा जी, अब आप कहोगे ये भाई स्ट्रेट लाइन है, मान लिया एक पॉइंट इस पर ये होगा, ठीक है, इस पर एक पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है, ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। और भी तीसरा दिखा देते हैं यार, चलो 3 पॉइंट इस पे दिखाने हैं, ठीक है, क्या करना है, 3 पॉइंट दिखाने हैं, तो भाई चलो करते हैं। तो तीसरा पॉइंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो पहले ये लाइन खींच लेते हैं, लाइन हो गई। अब देखो भाई साहब, एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, ठीक है, तीसरा ये मान लेते हैं, चलो तीसरा ये मान लेते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, पहला पॉइंट मान लेते हैं 1,5, ठीक है, 1,5 कहाँ पे है, ये रहा 1,5, इसका ए नाम है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। बी की जगह पे 2,3 रख लेते हैं और सी की जगह पे हम रखेंगे -2 -11। क्लियर है कि नहीं। अब भाई आपको करना क्या है, देखो अब बोला गया है कि निर्धारित करिए तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अब देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। किन दोनों के बीच की दूरी, 1,5 एंड 2,3 के बीच की दूरी निकालेंगे, मान लेते हैं वो x आ गई, ठीक है। उसके बाद 2,3 और -2,11 के बीच की दूरी आप फाइंड आउट करोगे, तो वो मान लेते हैं y आ गई, ठीक है। उसके बाद ये बिंदु अब -2,11 और -1,5 के बीच की दूरी आप निकालोगे, और अगर वो भी मान लेते हैं z आ गई, एंड लास्ट में आप देखते हो कि x y और z तीनों इक्वल है। कहने का मतलब है कि x y z ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। जैसे अगर यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8 आ गई, देन आपके हिसाब से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, संरेख हो जाएगी। यानी इन तीनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, संरेख। यानी कि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी। क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीके में देखो आप कर क्या सकते हो, जैसे आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया इन तीनों के बीच की दूरी क्या है, संरेख है। तो संरेख के केस में आपको तीनों की अलग अलग दूरियां निकालनी पड़ती हैं, ठीक है, 1,5, 2,3 और -2,11, ठीक है। तो अभी आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, 1,5 और 2, बीच की दूरी, आप 2,3 के बीच की दूरी निकालते हो, मान लेते हैं वो 4 आ गई, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हो, वो भी मान लेते हैं 4 आ गई, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हो तो वो भी 4 आ गई। तो दोनों तीनों दूरियां क्या आ गई, 4 आ गई। और ऐसे कि इसमें ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए पॉइंट दे दिए गए, तो आपको त्रिभुज एक बनाना है और सारी साइड्स यानी कि उनकी सारी जो कोऑर्डिनेट दिए गए उनके बीच की दूरी इक्वल आ रही, तो वो कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि चारों साइड्स क्या है, एक ही आ रही। और अगर जैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विषमबाहु है, तो भाई विषमबाहु के लिए क्या कंडीशन होती है, विषमबाहु के लिए कि सारी साइड्स क्या हो, अलग अलग हो। जैसे ये 4 है तो मान लेते हैं ये 6 होगा और ये 8 होगा, तो सारी अलग अलग है तो विषमबाहु भी हो गया। और इसके अलावा पूछ लेते हैं कि कभी कभी कि समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि दो जिसकी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये और ये साइड इनके बीच की दूरी इक्वल हो गई कि नहीं, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, और दो साइड मतलब उनके बीच की दूरियां, क्लियर है कि नहीं। और समबाहु के लिए तो मतलब अगर ये दो तो ये भी दो होनी चाहिए, ये भी दो, यानी कि तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। और विषमबाहु आ गया तो सब अलग, जैसे ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, सब अलग, तो विषमबाहु हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से अब ये अगला क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो अब आपको समझ में आ गया ट्राइंगल बनाना है, इनके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी अगर इक्वल है समद्विबाहु त्रिभुज, अगर इसके अलावा ये वाले इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो समबाहु त्रिभुज। कर लोगे ना, ठीक है। अब देखो 8 वाला, यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिए गए, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे दी गई और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेरे भाई आप इसको इसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन। सो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसको, ये 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन कैसे करना है देखो, एक बार मैं आपको हिंट दिए देता हूँ, ठीक है। तो आपने बीच की दूरी वाला फार्मूला तो पढ़ा ही है। क्या होता है, x2 - x1, यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 3, यानी कि माइनस का 3 पहले से, तो y प्लस का 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है कि नहीं। 8 का स्क्वायर 64, प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो अभी हमारे पास है y स्क्वायर प्लस ये 6y, ठीक है, वहाँ से 64 उसमें से घटाएंगे 36 बचेगा, और 36 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 27 इधर आएगा और इक्वल में 0। अब 26 के ऐसे फैक्टर करने कि घटाएं तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 27। तो अभी आपको ऐसी केस में आपको पता है क्या पॉसिबल हो सकता है,
क्या भाई साहब पॉसिबल हो सकता है? इक्वल में 0 है, ठीक है। तो देखो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, और 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 27। तो ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके आगे आपको खुद ही सॉल्व करना था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6y, ठीक है, ये प्लस का 6y था, और आपके पास क्या था? माइनस का 10 था, कितना मुझे याद नहीं आ रहा यार अभी, कितना था? 27, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो एक्स स्क्वायर रखने के लिए प्लस 9 माइनस 3y, तो यानी कि ये 9y हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पे वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर वो भी नहीं, देखो मुझे याद ही नहीं रहा, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। एक तो मिलेगी y की वैल्यू प्लस का 3, और एक मिलेगी माइनस का 9। तो ये दोनों वैल्यू आ रही होंगी, आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने करा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मेरे भाई, तो उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे विभाजन सूत्र यहाँ पर एक दिया गया है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए जैसे दो अनुपात में, जिस अनुपात में डिवाइड कर रहा है m1 एंड m2, तो इसके लिए फार्मूला क्या निकल के आता है? देखो m1 x2 प्लस m2 x1, और डिवाइड में m1 प्लस m2, ये होता है x के लिए, ठीक है। y के लिए क्या होगा? y के लिए वही चेंज हो जाएगा थोड़ा, m1 y2 प्लस m2 y1, और डिवाइड में m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो ये दोनों फार्मूले किसके हैं? x और y के लिए, ये x के लिए है और ये y के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। और मध्य बिंदु कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर देखो मेंशन करा गया है, मध्य बिंदु के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दो अलग अलग कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आप कहोगे इनको अप्लाई कहाँ पे करना है? तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ये साइड दे दी गई है, साइड देखो पहले, ठीक है, हमारे पास ये रही एक साइड, ठीक है, ये रही एक साइड, ठीक है। अब इनका मान लेते हैं कि मिड पॉइंट है, वो रहा ये, ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे इनका मान लेते हैं ये मिड पॉइंट रहा, ठीक है। और आपके पास कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? आपके पास कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, यहाँ पर दे दिए गए हैं 2,4, और इधर दे दिया गया 8,6, ठीक है। तो अब ये मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा एक, और y, और ये देखो 4 और 6 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिल जाएगा कि नहीं? तो ये मध्य बिंदु इसके हो जाएंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट के। क्लियर है कि नहीं कैसे निकाला हमने? हाँ, इस तरीके से आपको करना रहता है। उसके बाद मैंने आपको बीच की दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए, इस अनुपात में डिवाइड करना आपको बता दिया, ठीक है, मध्य बिंदु निकालना आपको सिखा दिया। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कहोगे भैया क्या, जब से आपकी क्लास ज्वाइन करी है तब से आप सिर्फ यही बोल रहे हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भैया आपकी तिजोरी में है भी कि नहीं कुछ बोलने के लिए? अरे भाई बहुत कुछ है, अभी आप देखते रहो, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन दे दिया गया जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अब हम इसको कर देते हैं मोस्ट वीआईपी। अब आप कहोगे क्या भैया मोस्ट वीआईपी के अलावा आप कुछ कर ही नहीं रहे हो? तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं, इसको भी एक्स वाई मान लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट जो दिए गए उनको इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी होती, और ये अनुपात है यानी कि m1 और m2। अब भाई m1 m2 का मतलब क्या है? ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा? देखो अब ये आप खुद से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ट्राई इट एंड गो स्मूथली फॉर आंसरिंग, ठीक है। आप आंसर के लिए बहुत ही स्मूथली तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है, आपको बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है एंड आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के परिचय की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सो डोंट मिस इट। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला गया है आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड निम्नलिखित के मान आपको निकालने हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब भाई साहब यही होगा कि आपके पास एक
समकोण त्रिभुज है और जिसका नाम क्या है, ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ए बी यानी कि आपके पास जो आधार दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी यानी कि परपेंडिकुलर 7 है, और अगली जो साइड आपके पास निकल के आएगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। तो अब आपको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, अनुपात आपने पढ़े हैं कि नहीं, देखो लाल बटे कक्का होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का। अच्छा जी, अब ये कक्का जी कौन है, कक्का जी हमारे वही कक्का जी जो डांटते रहते हैं बेटा वहाँ मत जाना, ये मत खाना, वो मत करना, वही हमारे कक्का जी हैं। अच्छा जी, अब ये लाल बटे कक्का यानी कि एल बटे के का मतलब क्या होता है, साइन के लिए होता है। आधार बटे कर्ण ये कॉस के लिए होता है। एल अपॉन ए टैन के लिए होता है। इसका अपोजिट ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, कॉट के लिए हो जाएगा। के अपॉन ए कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक हो जाएगा। के अपॉन एल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। याद आया ना, बस ठीक है। अब साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर साइन ए लिखना है। देखो क्या लिखना है आपको, यहाँ पर भाई साहब आपको लिखना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू एल अपॉन ए, यानी कि एल क्या होगा, लंब होगा, तो लंब है 7 और के क्या है, कर्ण यानी कि 25, तो साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। आ गया कि नहीं। सेम पैटर्न पर बाकी के अनुपात आपको ये फाइंड आउट करने कहाँ से, लाल अपॉन में कक्का, क्योंकि कक्का हम सभी को लाल ही कर देते हैं अगर हम उनकी बात नहीं मानते। क्लियर है ना, करते हैं, बहुत लोगों को नहीं करते हैं, कुटाई नहीं हो रही, इसीलिए कुछ बच्चे भी आजकल बिगड़ ही रहे हैं। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता तो बहुत ही ऐसे चरम सीमा पर है, तो क्या ही कहना है ना मेरे भाई। आप जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं या फिर कितने भी निम्नतम स्तर पर हो या फिर आपकी कितनी भी दरिद्रता वाली स्थिति हो, अगर आपके पास चरित्रता है, सभ्यता है, तो आपसे बड़ा दूसरा कोई नहीं। ठीक है, आप जीवन के इस मोड़ पर पहुंचेंगे जब आपके बच्चे, आपके समाज के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कमाया। हो सकता है आपके पास 10 रुपये कम हो, लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं देन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर जाओगे। ठीक है, इससे बेहतर लाइफ के आखिरी मोड़ पर आपको यही सब समझ में आएगा कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या ही था, मोह और माया, और जो आपने कमाया है वही आपकी वास्तविक पूंजी होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं आजकल खैर ठीक है, आपको पढ़ना भी है और साथ ही साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते रहना है इस तरीके से। अब देखो भाई, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, ये 6 वाला। ठीक है, तो इसको आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 वाला मैं मानता हूँ। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है और नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये टेबल भाई, टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन जीरो का मान सॉरी देखो यहाँ पर एंगल दिए गए, ये 0, ठीक है, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये टेबल दे दी गई, अगर आप चाहें तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं बताने पे आगे तो बहुत समय हो जाएगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, देखो मुझे भी उबासी आ रही, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, आपसे आपके लिए मेहनत करें, और वैसे भी यार इसमें स्वार्थ तो छुपा ही है कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। देखो स्वार्थ से बेहतर ये भी है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए भी यहाँ पर आप सभी के साथ बातचीत करने के लिए आ जाते हैं और आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और इसीलिए मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। अब देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। किस में कन्वर्ट करना है, कोशिश करना है कि साइन में हो जाए या फिर वो कॉस में हो जाए। अगर साइन या कॉस में कन्वर्ट हो रहा है देन आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने किया क्या है, देखो कॉट को इन्होंने क्या लिखा है, कॉस ए अपॉन में साइन है। चूंकि कॉट को ये हम लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट आ गया तो इसको लिए हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेन ए आ गया तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, यानी कि इसका अपोजिट लिख सकते हैं। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखा, माइनस का कॉस ए ही रखा इन्होंने, और कॉस ए अपॉन में साइन ए नीचे भी लिख लिया, प्लस कॉस ए वही रखा। अब दोनों जगह से कॉस ए क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस का 1 बचा, और इक्वल में यहाँ पे देखो कॉस ए 1 अपॉन में साइन ए प्लस 1। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, और माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 लिखा, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के, प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया, बस आ गया। ठीक है, तो कितना आसान था, बहुत ही आसान तो था। आप इसको लिखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जितना आपको देखने में ये हैवी लग रहा है उतना ही आसान है। आप एक बार लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, मैंने कहा है तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, एंड मैं तो कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऑप्शनल तौर पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखो 2 tan 30 यानी कि 2 रखो, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसको करेंगे 3 कम 3 1 4/3, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 से √3, ठीक है। ये √3 सॉरी नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 और √3/2 किसका मान होता है भाई, देखते हैं। sin 60 का मान तो ये होता नहीं, किसका होता है sin 60 का मान √3/2 ही होता है क्या भाई। cos 60 का मान तो 1/2 हो जाएगा, tan 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2, हाँ sin 60 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। उसके बाद अब देखो 1 माइनस tan² 45, 1 प्लस tan² 45, ठीक है। तो इसका मान तो भाई 0 होने वाला है, ऐसा क्यों। 0 के अलावा भी क्या हो सकता है, देखो tan 45 का मान देखो होता कितना है, देखो 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही कर लो, ठीक है। 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो भाई 0 ही आएगा। 2 को अगर 0 से करते तो कितना आता, इनफाइनाइट, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर गलत हो जाए तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, गलती होना स्वाभाविक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, फिर भी अगर आप चाहें तो बता ही देता हूँ। उसके बाद देखो 2 tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 ही होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे देखो one of the most important question in this chapter, so let it start and so try it, would you try this, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √1/√3, देन यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से छोटी होगी एंड a इज ग्रेटर देन b होगा, देन a और b का मान आपको बताना है। देन देखो a की जगह पे रख लेना 60 और b की जगह पे रख देना 30, सॉरी ये रख लेना 30, कितना रखना है 30, ठीक है। तो tan 90 तो ज़्यादा हो जाएगा यार, ज़्यादा हो रहा है भाई, ज़्यादा हो रहा है, क्या करेंगे, ट्राई करना भाई, हाँ हो जाना चाहिए यार, ठीक है। आप ट्राई करके रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है यहाँ पे यही रखेंगे कि नहीं, बट मैं अगर करने पे आ जाऊँगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्राई करना है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जो मैंने बताया इसको पुट करना है, देखना क्या आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा मैक्सिमम टाइम्स। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो आपका 4 से 6 नंबर में होता है। पहला क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया भाई, VIP कर लेते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे कुछ ऑफलाइन वाले भी शायद स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो उनके लिए भी है कि ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो भाई उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप बिना स्किप किए ना जाना, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं करवाई, बस आपको बेसिक बता दिया था। तो भाई आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। एंड इसका मैंने जब आंसर देखा था ना, जब मैं इसकी PPT बना रहा था, तो उस समय जब मैंने इसका आंसर देखा तो मुझे याद आया भाई ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है। इवन जब मैं पेपर पैटर्न बना रहा था एंड जब PPT बना रहा था तो मुझे उस समय याद आया कि अरे भाई जब मैं पढ़ता था तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन था। इवन अभी भी आप अगर अनसॉल्व देखोगे या फिर सैम्पल पेपर देखोगे तो वहाँ पर भी पूछा गया। देन ये 7 सेट में से आपके सेट में भी आ सकता है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, अगर नहीं समझ में आता है देन आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर करना क्या है, वही tan 30 वाला फार्मूला लगाना है। tan 30 इज इक्वल टू लाल अपान कक्का के हिसाब से, देखो आपको क्या बताया, लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है पता नहीं, x, और आधार कितना है पता नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, साइन वाला। sin 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB मान लेते हैं x और कर्ण कितना है 20। अब पूछा ये भी जा रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो x से ऊंचाई मिल जाएगी। tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी उस हिसाब से, ठीक है, आ ही रहा होगा। आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब भैया देख लो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है, वो ये रहा कि एक आंधी आने पर एक पेड़ टूटता है और 30 अंश का कोण बनाता है। तो अभी भैया जहाँ से वो टूटा है पेड़ शिखर से ज़मीन को छू रहा है, तो उसकी 8 मीटर डिस्टेंस है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई साहब क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये रहा कुछ पेड़ आपका आंधी की वजह से टूटेगा, तो ये पेड़ अब अगले स्टेप में कहाँ आ जाएगा, यूं धरातल पे आ जाएगा,
तो ये रही इसकी वृक्ष की ये टहनियाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ दी गई है, ठीक है। तो भाई क्या बोला गया, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। ये ज़मीन है, इसको छू रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और इसके साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि ये 30 अंश का कोण बना रहा होगा। आगे पेड़ की ऊंचाई आपको ये x ज्ञात करनी है और बेस आपके पास 8 मीटर दे दिया गया है। ये कितना है, 8 मीटर, ठीक है। तो बेस है, ऊंचाई आपको निकालनी है h, तो आप क्या लगा सकते हो, लाल बटे कक्का, लंब बटे लाल बटे क्या होता है भाई देख लेते हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, लंब बटे आधार। लंब आपके पास h है जो कि निकालना है, आधार आपके पास 8 है और थीटा आपके पास 30 है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा बताओ भाई, फार्मूला यहाँ पर लगेगा, देखो भाई हट जाओ यार, कहाँ गए, हाँ हट गए भाई साहब। ये भी ना कभी कभी स्क्रीनशॉट के चक्कर में हो जाता है ये, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो tan h अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार, लंब क्या है h है, आधार क्या है 8 है, और tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 ही होता है क्या मेरे भाई, यही होता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 और डिवाइड बाई √3। क्या ये आपका आंसर आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तभी मान के चलो यार यही आ रहा है, क्योंकि डायग्राम इतना अच्छा बना है ना, तो आंसर तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको आंसर एक बार चेक कर लेना है एंड खुद से ट्राई करना है, ठीक है। इस पैटर्न पर अगर आप करोगे तो देन आंसर भी आ जाएगा। फोर्थ वाला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन, एक मिनट भाई सही हो जाओ, हाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड देन इसके बाद ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, बिना स्किप के आप जाना नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, क्या है वीआईपी, जैसे वीआईपी गेस्ट नहीं बुलाते वही। अब चैप्टर 10 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं और अब आपकी मान के चलिए क्लास 20 मिनट की और रह गई है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। सर्कल चैप्टर 10, अब इसकी कुछ खास बातें, जैसे आपने एक सर्कल देखा, ठीक है, ये रहा आपके पास, क्या रहा, सर्कल रहा, एक प्यारा सा सर्कल। आ जा मेरे सर्कल में आ जा, वो वाला सर्कल, अरे नहीं यार ड्रीम 11 वाला तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी वो इंडिया में क्या हो गया, बैन हो गया है। ये अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेट लगा रहे थे, पढ़ने की उम्र में कुछ और ही कर रहे थे, घर वालों का पैसा इधर उधर बर्बाद कर रहे थे। तो ये रहा इसका सेंटर, ठीक है, क्या रहा, ये रहा भाई साहब इसका सेंटर, ओह मान जाओ मेरे भाई, ये रहा इसका सर्कल का सेंटर, अरे अभी भी नहीं मानोगे, तो ये रहा सर्कल का सेंटर, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस हो जाती है, और एक ऐसी डिस्टेंस जो सर्कल से होते हुए जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो डायमीटर होती है। और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर से नहीं जाती उसको जीवा बोलते हैं। ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, ये रहा इसका स्पर्श बिंदु। और कुछ ऐसी भी रेखा होती है जो इसको काटती हुई चली जाती है, भेदती हुई चली जाती है, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्लियर है कि नहीं, बता दिया, ठीक है, कॉमन सेंस के लिए, आप तो भूल जाते हो ना, पेपर में कुछ तो याद ही रहेगा ऐसी चीज़ें। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात करिए। भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो करेंगे कैसे, ये रहा हमारे पास एक सर्कल, क्या रहा, आ जा मेरे सर्कल में आ जा भाई, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है, तो भाई साहब ये रही, मान लेते हैं हमारे पास एक स्पर्श रेखा, और ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से ये रही डिस्टेंस, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ही क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसको मिला देते हैं एज अ हाइपोटेनियस। कैसे मिला देते हैं, एज अ हाइपोटेनियस। अब भाई साहब देखो, अब बोल क्या रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि PQ, ठीक है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है, तो ये P हो गया, क्यों PQ, यानी कि ये Q मान लेते हैं और ये O मान लेते हैं, ठीक है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। अब भाई साहब OQ अगर 12 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस आपका PQ होगा, तो PQ की लंबाई 13 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड करोगे 5 में 4 9, 2 में 4 ऐड करोगे तो 6, और ये 1 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। जब भी आपको 5 दिखे 12 दिखे तो अगला आंसर क्या होगा, 13 होगा। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दिख जाए तो अगला 12 और 13 दिख गया तो मतलब 5 और 12 दिख गया तो मतलब 13। ये तीनों हमेशा एक साथ चलते हैं। कहते हैं ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं,
देखो भाई, मॉम भी उनकी जा रही हैं, फादर भी जा रहे हैं, एंड उनके साथ उनका बच्चा भी जा रहा है। जहाँ भी जाएंगे ये तीनों लोग साथ ही जाएंगे, ये और ये और ये तीनों लोग जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, वरना भैया जाएंगे ही नहीं। आया समझ में? ये कहते हैं भैया जाएंगे तो तीनों लोग, वरना कोई नहीं जाएगा। आगे ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये थ्योरम काफ़ी बार प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं कि कोई एक वाह्य बिंदु से किसी सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र से ये दूरियां तो इक्वल होती हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, वो इक्वल होती हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब किसी वाह्य बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या इक्वल होती हैं? तो जी हाँ, वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर क्या होगी? इक्वल होगी। और ये त्रिज्या होगी ओ क्यू त्रिज्या, ओ आर त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या आप कहोगे कौन सी? देखो ये ओ आर और ये ओ क्यू, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है, ये आर। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद ये पी क्यू क्या है भाई साहब? पी क्यू, ये पी क्यू है, इसकी स्पर्श रेखा है, ये भी इक्वल, ये इसके इक्वल, ये त्रिज्या है, इसके इक्वल, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूफ हो जाएगा। आगे देखो भाई, देखो इसके आगे क्या है? एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर लंबाई तक, क्यू केंद्र 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 24 25 देखो तो अगला आंसर क्या होगा? 7 7 24 देखो तो 25, ठीक है। ये क्या एक पेयर है भाई, क्या है? पेयर, ठीक है। 7 24 और 25, ठीक है। अब कैसे आया? तो मतलब देखो 25 क्या होगा? हाइपोटेनियस, 24 क्या होगा? परपेंडिकुलर या फिर बेस, ठीक है। तो अगला क्या निकल के आएगा? 7, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस निकल के आ जाएगा, तो पहले का 7 हो गया, ठीक है। अगला देखो भाई, ये 110 है, ठीक है। ये 1980, तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 70। क्लियर है कि नहीं? अभी बताया था कि किसी सर्कल पर किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? स्पर्श रेखाओं पर ये जो त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 तो ये 180 हो गया, और इन दोनों का टोटल भी तो 180 होना चाहिए। ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी, ठीक है। पहला ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं दोनों? आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि किसी एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो पी ओ ए तो कितना होना चाहिए भाई? 100 होना चाहिए। तो 90 90 तो 180 हो गया, तो 100 आना चाहिए। पी ओ ए तो 90 डिग्री होना चाहिए भाई, तो वो भी नहीं आ रहा है यार, गड़बड़ है, क्या है? ठीक है, ट्राई करना भाई साहब, ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, फिर भी आप ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है जल्दी की वजह से ना समझ में आया हो। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैं बताने वाला हूँ वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 7 सेट है, किसी भी एक सेट में आ सकते हैं। अब इसलिए नहीं कह रहा, किसी भी सेट में आ सकते हैं, इवन हो सकता है जो सेट आपको मिले उसमें आ सकता है। 7 सेट होंगे, पता चला आप ए सेट दे रहे हो और उधर ई सेट है किसी के पास, आप कहोगे भैया आपने जो पढ़ा है वो आए नहीं। तो आपको ये देखना है कि पहले आपको 7 सेट लेके आने, और 7 सेट में भी अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस ना मिले तो भाई आप मुझको ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपकी किस्मत में नहीं था, तो ये डिपेंड करेगा आप पे भाई कि आपको वो सेट मिला क्यों नहीं, है कि नहीं। तो इसमें मेरा कोई दोष है क्या? नहीं दोष है ना, सही बोल रहे हो यार। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया सर्कल, और सर्कल में ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है, और ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्लियर है कि नहीं? तो लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ में आया क्या? अब इसके लिए फॉर्मूले और एक क्वेश्चन भी देख लो जो काफ़ी रिपीटेड है, ठीक है। कितनी बार पूछा गया है? अनलिमिटेड टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। जब आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं हुआ था शायद, तब से पूछा जा रहा है। तो भैया क्या आपका हुआ था? अगर आप पूछोगे, ठीक है, तो भैया हो सकता हम भी ना हुए हो तब, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इन सब का अनुभव कैसे होता है। अब आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो कि अप्रॉक्स 40 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुई थी। तो क्या आपका जन्म हुआ था? नहीं, नहीं हमारा हुआ था, फिर भी पढ़ लेते हैं ना, तो पढ़ने से एक्सपीरियंस आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, खैर जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और जिसका कोण 30 सेंटीमीटर दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया। देखो सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मजाक मजाक में इतना मजाक हो गया कि पढ़ने वाला क्वेश्चन ही मजाक में पढ़ लिया। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो भाई ऐसे केस में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, आपने पढ़ भी रखा होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे नहीं भी पढ़ाई करे होंगे, ठीक है। अब वो भी कहेंगे क्या भैया बार बार बोल रहे हो, हमसे पढ़े हो, ठीक है यार, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ठीक है। आप तो नाराज हो गए। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी,
अब देखो थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 360, पाई की जगह पे 3.14 रखना है। और देखो रेडियस यहाँ पे कितनी दी गई थी 4, तो 4 इंटू 4 कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आ जाएगा। एंड आप इसको 5 भी कभी कभी लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन में अगर ऐसा आ रहा है तो आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ के लिए आपको पता है ये पूरा क्या है, सर्कल है। सर्कल में से इतना एरिया कम करेंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19 जो कि हमारा आंसर आया तो घटा देंगे, तो हमारे पास जो अब फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 46.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आ जाएगा। इसको यहाँ से पाई आर स्क्वायर में से घटाएंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया, बस ठीक है, यही आपके लिए सफिशिएंट है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर में से जो आप पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं, ओके डियर, आगे फॉरवर्ड करते हैं। 11.1 में ये पहला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन हमसे हमारे कान में आके बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके कान में ना बोलते हो, क्योंकि आप पढ़ने के लिए नहीं बैठते, आप तो तब पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम में आकर हर क्वेश्चन आपसे यही बोलता है, अरे पढ़ लो भाई यही वाला आएगा, अरे नहीं ये वाला आएगा, अरे नहीं ये वाला आएगा। और हमारे कान में आकर सिर्फ वही क्वेश्चन बोलता है जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में आता है। और आप जब पढ़ने बैठते हो तो पूरी किताब आके बोलती है, अरे नहीं ये भी पढ़ लो, अरे नहीं ये भी पढ़ लो। इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते। समझ में आ रहा है ना। तो ये टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का गैप होता है उसके एक्सपीरियंस बेस्ड पे। ओके, अब बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री दे दिया गया है। तो ये रहा आपके पास 60 डिग्री का एंगल, सर्कल, ठीक है। देखो भाई सर्कल और एंगल एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका कोण 60 डिग्री है, तो ये और ये क्लियर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 अंश का कोण है, तो ये 60 अंश का कोण बन रहा है भाई साहब। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इवन ये यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। बट आपको बनाना कैसे, तो यहाँ पर आपको बनाना है कुछ ऐसे, कुछ करके है ना, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री सेल्सियस का कोण है। और आपसे पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा की जगह पे 60 रखो डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 6 इंटू 6 और पाई की जगह पे 22/7 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और वो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पांचों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो मेरे भाई। तो पांचों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और पांचों के लिए फॉर्मूले मैंने लगभग बता ही रखे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे लघु बोला गया है तो वही θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर ये अप्लाई करना है। इन दोनों के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना। अगर आपसे पूछ लिया गया चाप की लंबाई, जैसे ये अलग पूछा गया है, तो चाप की लंबाई के लिए θ/360 ये तो रखना ही है। और 2 पाई आर, क्या कहानी चेंज हुई है? नहीं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अभी चल रहा था, अभी 2 पाई आर चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको भी आप कर ही लेंगे आई होप। तो मैंने हिंट तो आपको दे ही दी है, एंगल आपको पता है, रेडियस आपको दे दी ही जाएगी, तो क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल के लिए, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एंगल P डिग्री सेल्सियस है। अच्छा जी, तो θ/360 होता है तो पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा 360 नहीं डिवाइड में ये भी नहीं होगा। 360 यहाँ पर है लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये 2 पाई आर है। तो ये क्या होता है? चाप की लंबाई होता है। क्या होता है? ये चाप की लंबाई के लिए होता है, जबकि आपके लिए पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ पे 720 है। अब आप सोचोगे 360 से ज़्यादा है, लेकिन 2 भी तो है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 1 0, यानी कि यही वाला होगा P/360 डिवाइड मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये 720 से याद रखना यही वाला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सारांश के बेस पर देखो, जैसे दे दिया गया चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है? θ/360 2 पाई आर। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। एंड वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भैया ये क्या कहानी है? ये कहानी जो है वो अभी आपको बस समझनी है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर 12। क्या बात है, यहाँ पे शेप देख के ऐसा लगता है कि ये जो आपके सर जी हैं वो सिर्फ यही सब काम करते रहते हैं क्या?
ईंट, कोन, बेलन, शंकु, स्फीयर क्या बनाते रहते हैं? अरे भैया आपके लिए पीडीएफ बनाते रहते हैं, आपके लिए जी जान करते रहते हैं कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो यार, है कि नहीं। ये रहा आपके पास घन, और इसी से बनेगा क्या, घनाभ। और ये रहा आपके पास वही होली, दिवाली और क्या बोलते हैं, बर्थडे, उसमें जो आप कौन रखते हो, ठीक है, या फिर आप चॉकलेट जो खाते हो वो क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है। ये रहा आपके पास शंकु। और ये रहा बेलन, जो कि काम ना सुनने पर मम्मी चला के मारती होता है ना। स्फीयर, ये रही बॉल, गेंद, जिसको हम लोग खेलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये शेप के बारे में आपने जान लिया है, तो इस शेप से रिलेटेड हम कुछ अपनी यूनिक शेप भी बना के ही जाएंगे इस लाइफ में, इस जर्नी में। अब शेप का मतलब क्या है, एक ऐसी जीवनी जिसको पढ़ने के बाद लोगों को आनंद आए। जैसे बहुत से इतिहासकार में व्यक्तित्व है, जैसे B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मतलब अनेकों ऐसे लोग जिनकी जीवनी पढ़ने के बाद क्या अलग ही फीलिंग आती है, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ करना है अपनी लाइफ में, है कि नहीं भाई। कम से कम 1 से 2 लोग तो यार हम लोगों से सीख लें, ऐसा नहीं कि जब भी याद करे जाए तो बोले यार क्या आदमी था यार, है कि नहीं। तो कुछ तो बेहतर करके जाना है। लोग कुछ ऐसा सोचे जिससे आपकी लाइफ को एक हीनता के भाव से देखा जाए, तो उससे बेटर है कि आप कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ फिर से लौटते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला बोला गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आपके पास ये एक रहा और ये रहा। अब ये क्या है भाई साहब, इसी से तो घन बनेगा, घनाभ बनेगा, ठीक है। ये रहा आपके पास घन, और इसी के पास एक और ऐसे ऐड करके बनाएंगे भाई साहब, तो क्या होगा, ठीक है। दोनों घन को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास एक घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो उसी घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो देखो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि हाइट और ब्रेथ क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ब्रेथ कितनी रहेगी, 4, हाइट भी 4, और लेंथ हो जाएगी 8, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी, बस ऐसे केस में हमेशा लेंथ बढ़ती है। बक उसके आगे क्या करना है आपको, देखो पहला क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब भाई देखो इसमें बोला क्या गया, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंख के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा जी, ये क्या कहानी है, देखो भाई एक शंकु है कुछ इस पैटर्न पे, ये रहा आपका क्या रहा, शंकु, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये किस पे रखा हुआ है, एक किस पे रखा हुआ है, खोखले अर्धगोले पे रखा हुआ है। तो ये रहा खोखला अर्धगोला, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब ये बोल क्या रहे हैं, ये रही शंकु की ऊंचाई और ये रही शंकु की रेडियस। अब देखो दोनों की रेडियस क्या है, ये भी क्या होगी, इसकी स्फीयर की रेडियस होगी और ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। यानी कि दोनों की रेडियस कितनी है, 3.5, और हाइट कितनी है, अब ये देख लेते भाई, क्योंकि हाइट का यहाँ पर क्या होने वाला है, इशू होने वाला है, लड़ाई होने वाली। ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं भाई साहब हम बढ़े, वो कहेंगे अरे नहीं हम बढ़े, अरे हम कहेंगे अभी हम देख के बताते हैं कौन बड़ा है इसमें, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इस पूरे खोखले बेलन की बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो शंख और अर्धगोला रखा हुआ है, इन दोनों की टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5, कितनी है भाई साहब, 15.5, क्लियर है कि नहीं। और चूंकि हमको शंकु की हाइट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 होगी, कितनी होगी, 3.5, और इसमें से 3.5 घटाएंगे तो ये कितनी निकल के आएगी, शंकु के लिए हाइट निकल के आएगी 12, ठीक है। ये शंकु के लिए हाइट आ गई और ये टोटल हाइट आ गई, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर उपयोग किसका होगा, अब बोला गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है πr_l, क्या होता है भाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, क्लियर है कि नहीं। और भाई साहब और तो बढ़िया है। अच्छा जी, शंकु के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l ही होता है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा यार। उसके बाद हेमिस्फेरिकल यानी कि अर्धगोले के लिए क्या होता है, 2πr², ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आंसर लेकर आना है। क्या इतनी बात क्लियर है, शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके डियर, अब देखो भाई, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाला भी करा दिया, पहला वाला भी करा दिया। देखो थर्ड वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस बने पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। देखो तीसरा और फोर्थ वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई पहले घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास घनाकार ब्लॉक। कैसे, ध्यान से देखना है भाई, कैसे देखना है, ध्यान से। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ये रहा अर्धगोला। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कैसे देखना भैया, बहुत बहुत ध्यान से। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी। और भाई साहब ये कितनी होगी, ये भी तो 7 ही होगी। तो ये जब सब 7 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 7। और ये क्या रखा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल रखा हुआ है। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके लिए व्यास ही हो जाएगा, डायमीटर ही हो जाएगा। तो डी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7। यानी कि डी आपसे पूछा गया है व्यास मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अभी आपके पास एक हेमिस्फेरिकल था कि नहीं, तो हेमिस्फेरिकल जब रखा होगा, ध्यान से देखना, फिर से डायग्राम बना ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज होगे, कहोगे भैया क्या बता दिया आपने और समझ में भी नहीं आया। ठीक है, देखो भाई इस पर एक ये हेमिस्फेरिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई साहब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हेमिस्फेरिकल कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं, ये यानी कि हेमिस्फेरिकल में एक चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको देखने का प्रयास करो। ये जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल है। और ये एक हेमिस्फेरिकल है। क्लियर है कि नहीं। अब हमें इसमें निकालना क्या है, अब हमें इसमें निकालना है भाई साहब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² प्लस इस हेमिस्फेरिकल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² माइनस करेंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हेमिस्फेरिकल में ये भी वृत्त भी तो आ रहा है, तो -πr² करेंगे। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखो 6a² रखेंगे प्लस 2πr² में से 1πr² चला जाएगा तो πr² बचेगा। क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे अच्छा जी ये तो ठीक है, आप ये तो बता दो कि a की जगह पे क्या रखेंगे और r की जगह पे क्या रखेंगे। भाई देखो a की जगह पे रखेंगे 7 सेंटीमीटर। a क्या है, ये घन की साइड है, a क्या है, घन की साइड है, जबकि r क्या है, हेमिस्फेरिकल का रेडियस है। और वो रेडियस क्या होगा, देखो ये पूरा 7 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, तो रेडियस हो जाएगी 3.5। क्लियर है कि नहीं। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा एंड आंसर क्या आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके, अब सांख्यिकी में देख लेते हैं भैया। स्टैटिक्स में तो बहुत कुछ आने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया भाई साहब, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो भाई इसको कर देते हैं VIP और इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि, अरे भैया क्या बोल रहे हो आप, प्रत्यक्ष विधि वही जो प्राप्तांक दिए गए आप ऐसे लिख सकते हो और जो इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई आप इस पैटर्न पे लिख सकते हो। फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो fx मिल जाएगा, लास्ट में इनका टोटल मिल जाएगा और यहाँ से लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल मिल जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू fx डिवाइड में f, यानी कि n भी बोल सकते हैं, समीशन ऑफ fx डिवाइड बाई समीशन ऑफ f। और फाइंड आउट करने के बाद ये 1779 मिला और डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 59.3 मिल जाएगा आंसर। याद आया प्रत्यक्ष विधि। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन भी ठीक ही ठाक है। और ये क्वेश्चन कैसे किया गया है, ये किया गया है पग विचलन विधि द्वारा। अब पग विचलन विधि द्वारा देखो जो प्राप्तांक दिए गए थे, जो भी इंटरवल दिया गया था वो ऐसे ही रखा गया, फ्रीक्वेंसी थी उसको भी सेम रखा गया। x यानी कि यहाँ पर क्लास मार्क कैसे निकाला गया, देखो 15-25 को जोड़ेंगे कितना होगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखो x क्या होता है, आपका क्लास मार्क होता है और उसको कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब लोअर लिमिट यानी कि देखो 15-25, देखो जो लेफ्ट साइड में दी गई ये सभी क्या है, लोअर लिमिट है, और ये जो राइट साइड में दी गई वो अपर लिमिट है। अब स्पेशली करते क्या है, देखो जिसका जो निकाल रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर
प्लस करके ये अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 क्लास मार्क। देखो पहले का क्लास मार्क निकाल रहे हैं तो 15 + 25 डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 आ जाएगा कि नहीं। सेम पैटर्न पे डिफरेंस 10 का चल रहा है तो 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 प्लस 80, ठीक है 10, 10 के हिसाब से। अब यहाँ पर डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं x माइनस ए डिवाइड बाई क्या करते हैं h, ठीक है h करते हैं ऐसे। तो भाई अब बोलोगे सॉरी h नहीं तो वो u निकलेगा। डी निकालने के लिए x माइनस ए करते हैं। अब आप कहोगे ए किसे मानेंगे भाई साहब, तो ए आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो, ठीक है किसी को भी मान सकते हो, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट मानोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है मिड वाला मान लेते तो 50 मानेंगे। तो x कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखो 20 में से 50 घटाएंगे माइनस का 30, 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 में 30 माइनस का 20, 50 में से 40 में से 50 घटाएंगे माइनस का 10, उसके नीचे 0 के बाद 10, 20, 30। अब ये कैसे चलता है आप एक वो भी सीख लो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ओवरऑल ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक देखो वही है कि देखो जिसमें से घटाते हैं जहाँ से 50 उसके ऊपर 0 लिख दो और 10, 10 का गैप था तो माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, उसके नीचे प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, मतलब मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ पर क्लास साइज यानी कि h से डिवाइड करना होता है। देखो u कैसे निकालते हैं, x माइनस ए करते हैं और डिवाइड बाय h करते हैं। तो x माइनस ए यानी कि d आपने निकाल लिया है और डिवाइड बाय 10 करना है। 10 इसलिए क्योंकि सभी का क्लास साइज डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। देखो 15 से 25, 25 से 35, तो हमने क्या किया फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो बाकी चीज़ें ये आ गई। अब fx निकालने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, ठीक है तो यहाँ पर अब आप निकाल के आ सकते हो सिर्फ और fd, ठीक है fd निकाल लो और fu, ठीक है क्योंकि फार्मूला क्या होता है इसके लिए, फार्मूला क्या होता है भाई पग विचलन विधि के लिए a प्लस समीशन fu डिवाइड बाई यहाँ पे n होता है मल्टीप्लाई में h होता है, क्लियर है कि नहीं। तो इस फार्मूले से अब करेंगे fu मिल गया, fu का समीशन कर लेंगे, n यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, h यहाँ पर क्लास साइज से मल्टीप्लाई करेंगे और a क्या हो जाएगा जो हमने 50 माना था वो हमारा a हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो अलग अलग तरीक़ों से करा है। देखो प्रत्यक्ष विधि से भी यहाँ पर करके दिखाया है 39.7.1 मिला है, ठीक है और इन्होंने कल्पित माध्य विधि से भी करा है, देन आपके पास 39.71 मिला है, ठीक है उसके बाद पग विचलन विधि से भी इन्होंने करा है। तो तीनों से देखो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है और अगर आप तीनों से ऐसे करोगे बहुत बेटर रहेगा, टेबल एक ही रहेगा और तीनों से आपने करके दिखा दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं भाई। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है बहुलक। क्या निकालना है भाई साहब, बहुलक। और बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई बताइए, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। जी हाँ सर आ रहा है याद, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, अभी भी नहीं याद आ रहा है तो एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है, ये आपको याद है, ये तो याद ही है सर लेकिन फार्मूला नहीं याद है। कोई बात नहीं, जब तक ऐसे लाइफ टाइम आपके साथ है घबराने की क्या बात है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको फार्मूला तो पता चल गया, ये रहा आपका फार्मूला। लेकिन F1, F0, F2 किसे मानेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 8, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है तो ये F हो गया। और 1 से पहले क्या आता है 0 आता है तो ये F0 हो गया। और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है यानी कि F2 हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो F0, F1 और F2 भी आ गया। अब L क्या लेंगे, तो जिस फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे बड़ी होगी, यानी कि F1 में सबसे लोअर लिमिट क्या है 3, तो L हो जाएगा आपके पास 3। और यहाँ पर क्लास साइज कितना का डिफरेंस चल रहा है H, यानी कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी कि H की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, सब यहाँ पे रख देंगे और आंसर हमें क्या मिलेगा 3.289 और यही आपका आंसर होगा। बहुलक के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस का F0 और F2। अरे जी ये क्या बता रहे हो, अरे जी ये आपको फार्मूला बता रहे हैं, आया समझ। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन आंकड़ों में माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी, माध्यक ऊंचाई। भाई आप इसको स्किप नहीं कर सकते, VIP क्वेश्चन है। क्या है, VIP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले जो मैंने बहुलक वाला कराया था भाई, आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप कम से कम इस फार्मूले को तो याद ही रखना और इस पैटर्न को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया और इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। जब भी आपसे माध्यक या फिर माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, माध्यिका या फिर माध्यक दोनों बातें एक ही हैं। बातें इसलिए एक ही हैं क्योंकि दोनों के लिए फार्मूला सेम है। ठीक है,
और यहाँ पे माध्यक भी लिखा आपको मिल सकता है। तो सो आपको प्रॉब्लम खुद से क्रिएट नहीं करनी है, फार्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है। तो सबसे पहले जो आपने अंतराल लिखा है उसको ऐसे लिखना है, बारंबारता जो लिखी है उसको ऐसे लिखना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जोड़ के, पहला वाला सेम रखते हैं। तो 4 था 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 11 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 6 जोड़ेंगे तो ये 46 हो जाएगा, और 46 में 5 जोड़ेंगे तो ये 51 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको n निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि लास्ट में जो संचयी बारंबारता आती है वही आपकी n होती है। n का मतलब होता है बारंबारता का टोटल। अगर आप इसको भी जोड़ोगे ना तब भी आपके पास 51 ही मिलेगा। एंड देन आपके लिए फार्मूला, चूंकि यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF डिवाइड बाई f होता है और मल्टीप्लाई में h होता है। तो n/2 आ गया, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं है। तो n को अब क्या करेंगे, n/2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 आ गया। अब 20.5 किस में पड़ेगा, 29 में संचयी बारंबारता, तो इसमें पड़ेगा। तो इसके ठीक सामने वाला जो नंबर होगा वो क्या है, ये सब f ही है, तो f आपके पास क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और इसके ठीक सामने वाले इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगी वो l हो जाएगा, तो L 145, ठीक है। f भी हो गया, l भी हो गया, और इसके ठीक पहले जिसमें पड़ेगा 29 के ठीक ऊपर क्या है संचयी बारंबारता 11, तो CF क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। H यानी कि कितने का डिफरेंस चल रहा है, 140 से 145, 145 से 50 यानी कि 5, ठीक है। तो हर चीज़ तो अब आपके पास है ही, तो करना क्या है, बस कैलकुलेशन करना है भाई साहब। तो कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं, देखो फिर यहाँ पर 145 लोअर लिमिट थी, L की जहाँ पे रखा n/2 यानी कि 51 को 2 से डिवाइड करा था 25.5 मिला था, माइनस का 11 डिवाइड बाई 18 इंटू में 5, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और भाई इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। VIP एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करके ही जाना है आगे। अब भाई साहब आगे प्रायिकता एंड लास्ट वन चैप्टर बचा हुआ है, कुछ मिनट और आपको रुकना है और फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा एंड वन शॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी और जो आपकी मेहनत थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी संभावना जो शायद हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, या फिर फिक्स भी हो सकती। अब इसी में मैंने पूरा सार आपको बता दिया। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला होता है P = E के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अरे सर क्या बता रहे हो, चलो अभी बताते हैं क्वेश्चन करके। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब आपके पास ये सिक्का है और जब आप इसको उछालोगे तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, यानी कि पट करने की प्रायिकता, यानी कि चित आएगा या फिर पट आएगा। पट यानी कि टेल, तो हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, तो संभव परिणाम क्या है एक, और दोनों में से कोई एक आ सकता है, या फिर हेड भी आ सकता है या फिर टेल, यानी कि टोटल परिणाम कितने हैं, 2 हेड आएगा या फिर टेल, तो टोटल परिणाम 1 1 1 2, और दोनों में से आएगा कोई एक ही, तो 2। तो संभावित परिणाम ऊपर लिखते हैं और टोटल परिणाम नीचे लिखते हैं, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट, इसको ट्रिपल स्टार पहले करेंगे, इसको करते हैं पहले ट्रिपल स्टार, फिर करेंगे मोस्ट, फिर करेंगे VIP, फिर करेंगे VIP गेस्ट, ठीक है। अरे सर क्या बताते रहते हो आप, जी हाँ साथियों जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनो। अब क्या बोला गया, एक थैले में लाल गेंदे और नीली गेंदे, पीली गेंदे, सभी एक ही गेंद एक ही साइज की हैं और बिना झाके निकाली जाती हैं। अरे यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ट्रिपल स्टार खाम खा कर दिया यार। क्वेश्चन पढ़ा नहीं, PDF लगा रहे थे तो उसी समय मैंने ये सोचा था, वो इंपॉर्टेंट नहीं मेरे भाई, ये 8 वाला इंपॉर्टेंट है। अरे यार माफ़ भी कर दो, अब सर जी से गलती हो गई, ठीक है चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बॉक्स में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद गेंदें हैं, 4 लाल कंचे हैं और इस बॉक्स में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है और इसकी प्रायिकता क्या होगी। अले वाह, अले वाह। अच्छा जी देखो भाई, ये रहा हमारे पास बॉक्स, क्या रहा, ये रहा प्यारा सा बॉक्स। अब क्या बोला गया है, 3 नीली गेंदें, तो इसमें भाई साहब 3 नीली गेंदें रखते हैं, एक सॉरी ये गलत हो गया, 3 नीली गेंदें, एक गेंद, दूसरी गेंद और ये तीसरी गेंद। क्लियर है कि नहीं, 3 नीली गेंदें हो गई। अब क्या बोला गया है, 2 सफ़ेद गेंदें हैं, तो ये एक गेंद और ये एक गेंद, 2 सफ़ेद गेंदें हो गई। अब क्या बोला गया है, 4 लाल कंचे हैं, तो भाई साहब ये स्किप करते हैं भैया, गलत ना बने अच्छा बने, ठीक है। और ये 4 कंचे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, बड़ा अच्छा बनाया सर जी आपने। अरे यार आपको पढ़ाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब क्या बोला गया है,
कि इस बक्से में से, ठीक है, क्या बोला गया, इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, या कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो भाई साहब ऐसा करने से पहले आपको देखना है कि इनमें टोटल कंचे कितने। तो टोटल कंचे कितने हैं, देखो 3 नीले 2 सफ़ेद हैं तो कितने हो गए 5 और 4 लाल है, यानी कि टोटल कंचे कितने हैं 9। यानी कि सबके डिवाइड में तो 9 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब बोला गया है सफ़ेद है, तो सफ़ेद आपके पास कितने हैं, देखो 2 है। सफ़ेद कितने हैं, तो 2 और टोटल कितने हैं 9। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता 2/9 हो गई कि नहीं। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन के लिए टोटल आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 3 2 5 4 9, ठीक है। अब क्या बोला गया, सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद यहाँ पर कितने, 1 और 2 ही हैं, तो 2 ऊपर रख दो और टोटल नीचे रख दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अरे भैया इतना आसान था, अरे हाँ भाई इतना आसान था। उसके बाद क्या बोला गया है, अब बोला गया नीला है। अरे अच्छा जी, नीले कितने हैं, 3 हैं और टोटल कितने हैं 9 है, तो 3/9। या फिर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, देखो 3 × 3 3 3 9, यानी कि 1/3 इसका दूसरा आंसर हो गया, या फिर 3/9 भी ठीक ही था। अच्छा सर, अब आगे वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अब बोला गया है लाल है। अच्छा जी, अब लाल है तो इसके लिए तो आप ही बता सकते हो क्या होगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, डिवाइड में 9। वाह भाई वाह, क्योंकि टोटल कंचे कितने 9 और लाल कितने 4। क्या आपने यही बताया था। जी सही, यही बताया था। तो आप यूँ समझिए कि आपके 80+ मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, बट जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो उतना डाल दो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये इस 1 महीने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सीना ठोक के बोल सकते हो अरे मैंने भी इंटर में मेहनत करी थी, मैंने भी हाई स्कूल में मेहनत करी थी, ठीक है, और इतने प्लस स्कोर किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये एक लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो हो जाता है, एक प्रमाण हो जाता है कि आपने उस समय कितनी मेहनत करी थी, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपके हालात कैसे, आपकी सिचुएशन क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप पे डिपेंड करती हैं। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं और हम भी आपके लिए थोड़ा सा प्रयास ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अभी मैंने ये कंचे से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं ना, तो आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। 8 और 9 क्वेश्चन कर लेना है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। 8 और 9 क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सारांश में यहाँ पर स्पेशली क्या बताया गया, देखो अब ये देखना अच्छा है कि देखो ये हम लिखते कैसे हैं, PE = E के अनुकूल परिणामों की संख्या और डिवाइड बाय प्रयोग की गए सभी संभावित परिणामों की संख्या। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं भाई, ठीक है। अब देखो एक निश्चित, क्या लिखा गया, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अच्छा जी, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी एक पासे को उछालने पर किसी भी अंक आने की प्रायिकता, ठीक है, तो क्या होगा, निश्चित ही तो है। मतलब या फिर इसको दूसरे फॉर्म में बोलते हैं, जैसे किसी एक पासे को उछालने पर, ठीक है, 1 से 6 तक के अंकों के आने की प्रायिकता, तो ये तो निश्चित ही है कि 1 से लेकर के 6 तक के अंक आएंगे, तो निश्चित हो गया, तो मतलब क्या होगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। अब आप कहोगे ये निश्चित कैसे हुआ, तो देखो 1 से 6 तक के अंकों के आने की प्रायिकता मैंने बोली, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। और टोटल परिणाम कितने, टोटल परिणाम 6 हैं, और इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 ऊपर लिख दिया, तो 6 से काटेंगे तो 1 ही तो बचेगा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अब बोला गया एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। असंभव घटना मतलब एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी अंकों के आने की प्रायिकता, क्या ऐसा पॉसिबल है एक पासे को उछाले और 7 प्राप्त हो जाए, या 8 मिल जाए, या 9 मिल जाए, या 10 मिल जाए, नहीं मिलेगा ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद एक घटना की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो, देखो प्रायिकता क्या होती है, वो 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के इक्वल होती है, और वो 1 से छोटी होती है और 1 के इक्वल भी होती है। ये आपको याद रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया -1 प्रायिकता में -1/2 और प्लस का 3/2, और आपके पास दे दिया गया 2/3, ठीक है, तो माइनस में है तो ये तो होगा ही नहीं। 3/2 है तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिलेगा, तो 1 से तो ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 2/3 ये पॉसिबल होगी, यानी कि प्रायिकता ना तो कभी ऋणात्मक हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है। यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी का मतलब क्या है, वो 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। या फिर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हो, 1/10, 2/10, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आंसर आए, ठीक है ना।
अच्छा जी, एक निश्चित, जैसे कहीं पर भी शब्द आ गया एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित शब्द आ गया तो मतलब उसकी प्रायिकता 1 होगी। असंभव घटना आ गई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रायिकता 0 हो गई। और प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। प्रायिकता जो होगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, इससे बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे बोला गया है किसी घटना की प्रायिकता होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का टोटल जो होता है वो 1 होता है। तो यानी कि कोई घटना है उसके ना होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि पी डैश निकालना है, तो 1 माइनस जो प्रायिकता हो सकती है उसको लिख देना है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं और ना ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग करेंगे और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। आई होप आपको बिलीव हो गया होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 71 पीडीएफ थी और 71 पीडीएफ हमने कवर कर लिए। और लास्ट में बस मैं आपसे एक छोटी सी लाइन शेयर करना चाहूँगा जो हम सबके व्यक्तित्व के मानसिकता को एंड हमारी सोचने की क्षमता क्या है उसको बदल के रख सकती है। बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।